हेलो गाइस, ओनली मैथ बाराबंकी की तरफ से आज मैं आप लोगों के सामने बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सामाजिक विषय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं हैं, बल्कि ये अति लघु प्रश्न हैं जिन्हें वन लाइनर कहते हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। मैं एक वीडियोस पहले बना चुका हूँ और काफ़ी कमेंट्स मिले हैं कि अच्छी वीडियोस है और अच्छे क्वेश्चंस हैं। उसी का देखते हुए उसी को मैं आज अगली वीडियोस आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ये देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सभी को मालूम होगा, नील नदी जो है सबसे लंबी नदी है। चलिए, हमने आपको एक ट्रिक बताई है कि एक क्वेश्चन से आप दूसरा क्वेश्चन को जोड़ने की कोशिश करें, कड़ी बाई कड़ी। यदि आप ऐसा जोड़ना सीख गए सभी लोग, मेरे जीवन में भी जब तक स्टूडेंट शब्द है तब तक मैं भी सोचता हूँ रिवीजन करते रहो। आपको चाहे जितना पता हो पर रिवीजन आप भी करते रहिए। तो रिवीजन मैं भी करता हूँ, रिवीजन करते रहिए और एक कड़ी बाई कड़ी, मतलब एक क्वेश्चन आए उससे आप कितने क्वेश्चन बना सकते हैं, बनाने की कोशिश करिए। तो ये तो हुआ कि विश्व की सबसे लंबी नील नदी है। अच्छा, अगर हम कह दें कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, चौड़ी नदी, तब आप क्या कहेंगे? यहाँ पे आंसर हो जाएगा अमेजन जो नदी है, अमेजन वो सबसे चौड़ी नदी है। अमेजन जो नदी है वो सबसे चौड़ी नदी है। ये क्वेश्चन था। और फिर है कि पृथ्वी के धरातल पर कितने भाग पर जलमंडल का विस्तार है? तो जो जलमंडल का विस्तार है वो 2/3 है। 2/3 भाग पर है जल विस्तार, 2/3 भाग पर जल विस्तार है। अ, फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप से कर्क रेखा, कॉमा, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो किस महाद्वीप से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस महाद्वीप से पूछ रहा है। तो महाद्वीप, देखिए महाद्वीप तो हमारे जो हैं वो 7 महाद्वीप हैं, सबको पता है। तो हम महाद्वीप पूछ रहा है तो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। आप ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप है। चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना में कितने मुख्य भाग हैं? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मुख्य 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? मुख्य 3 भाग हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कुल कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं। इंपॉर्टेंट है, आंतरिक संरचना में 3 भाग हैं। फिर है, पृथ्वी के चुंबकत्व का गुण किसके कारण पाया जाता है? पृथ्वी के जो चुंबकत्व का गुण है वो किसके कारण? वो लौह तत्व के कारण पाया जाता है। लौह तत्व, जो लौह तत्व है इसके कारण ही पृथ्वी का चुंबकत्व तत्व पाया जाता है। फिर हमारा जो छठा क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? आप सभी को मालूम होगा, 3। अच्छा चलिए, हम इससे अब क्वेश्चन एक और लिंक करना चाहते हैं। क्वेश्चन हम ये लिंक करना चाहते हैं कि वो चट्टानों के नाम बताइए। चलिए, आपके सामने एक 7वां क्वेश्चन तो दिख गया कि रूपांतरित चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है। तो संगमरमर जो है रूपांतरित चट्टान। चलिए, एक तो चट्टान आपको पता चल गई 7वें क्वेश्चन में, पर 2 अन्य कौन सी हैं? तो हम जो पहली एक बताएंगे। एक होती है अवसादी, क्या होती है? अवसादी चट्टान, एक होती है अवसादी चट्टान। और दूसरी जो होती है यहाँ पे हम लिखेंगे आग्नेय, आग्नेय चट्टान होती है, एक आग्नेय चट्टान होती है। तो 3 चट्टान होती हैं, अवसादी, अवसादी चट्टान होती है, आग्नेय चट्टान होती है और एक रूपांतरित चट्टान होती है, रूपांतरित चट्टान होती है। तो 3 चट्टान होती हैं। चलिए, अब 8वां प्रश्न देखिए। 8वां जो प्रश्न है, किन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है? तो हाँ, ये देखिए, चट्टानों में, मतलब किन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है? तो जो अवसादी चट्टानें होती हैं, अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है। अवसादी जो चट्टान है उसमें जीवाश्म पाया जाता है। अब जो क्वेश्चन है, महाद्वीपों के निर्माण में संलग्न बल, महाद्वीप जो है, महाद्वीप के निर्माण में संलग्न बल है क्या? क्या बल क्या है? तो वो पटल विरूपणी बल होता है, पटल विरूपणी बल होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये हल्के हल्के क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूँ कि सरल की दृष्टि से आपको लेकर आऊँ और आप कहें हमको ये आता है, ये आता है, ये आता है, आप यहीं में लगे रहें कि हमको सब कुछ आता है। तो मैं थोड़े टफ क्वेश्चन लाया हूँ कि हाँ, एग्ज़ाम में आपसे कोई क्वेश्चन, मतलब अब 100
100% की तो कोई गारंटी नहीं लेता है, पर हाँ यदि आप हर एक वीडियोस देखेंगे हमारी जो हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि 80 से 90% तक आपके क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे इससे। तो इसलिए मैं कुछ टफ क्वेश्चन लाता हूँ, इसलिए कि हर लोग पता चले कि हाँ कुछ टफ क्वेश्चन इस यूट्यूब चैनल की तरफ से हमको मिल रहे हैं, ये यूट्यूब चैनल सही है। और आप लोग हमारी वीडियो मतलब लाइक नहीं करते हैं, कुछ तो लाइक करिए। इस पर आज हम जो टारगेट रखते हैं 1K का, मतलब लाइक का टारगेट रखते हैं कि 1000 लाइक इस वीडियो को मिलना चाहिए। लाइक करते रहिए और शेयर भी करिए, शेयर भी करते रहिए भाइयों। तो चलिए अब हमारा जो 10 नंबर का क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में। तो कौन सी शताब्दी में मोहम्मद गौरी ने? महमूद गजनवी ने नहीं पूछा है मोहम्मद गौरी, इसमें कंफ्यूजन लोगों को होती है। तो मोहम्मद गौरी ने 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में मतलब हमारे जो भारत पर आक्रमण इन्होंने किया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लाते हैं आपके सामने जल्द ही। जो क्वेश्चन है ये पूछा है 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन के झोपड़े, ये काट दीजिए, का निर्माण, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण यहाँ पे किसने, कर दीजिए किसने करवाया था, यहाँ पे किसने हो जाएगा, किसने करवाया था। तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा था उसका निर्माण जो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। 2.5 दिन का जो झोपड़ा था उसका निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अब हम 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि दास वंश कहा जाता है, दास वंश किसको कहा जाता है? तो दास वंश गुलाम वंश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गुलाम वंश को दास वंश कहा जाता है। गुलाम वंश को क्या कहा जाता है? दास वंश कहा जाता है। गुलाम वंश का अंतिम शासक था, तो गुलाम वंश जो था इसका अंतिम जो शासक था वो कैकुबाद था, वो कैकुबाद था। नाम फिर से लिख दे रहे हैं हम, याद कर लीजिए आप, कैकुबाद था, कैकुबाद, ये कैकुबाद था, कैकुबाद। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैकुबाद था। अब क्वेश्चन ये आता है कि उपनाम गुरुमुखी उपनाम से कविताएं कौन सा शासक करता था? तो जो गुरुमुखी उपनाम था उससे जो कविताएं जो लिखता था शासक वो सिकंदर लोदी था। वो कौन था? सिकंदर लोदी। अपना एक उपनाम रखे थे उसने कि गुरुमुखी। यदि गुरुमुखी उस पर लिखा था तो मतलब लोग समझ जाते थे कि ये सिकंदर लोदी द्वारा मतलब कविता रची गई है। कौन सा शासक करता था? सिकंदर लोदी। तो ये हो गया। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो सभी लोग जानते होंगे, तो जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी जो स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने की थी। किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की। किस संस्कृत के विद्वान की सहायता ली थी? मतलब जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की तो मतलब किस संस्कृत के विद्वान की सहायता ली थी? तो वो जो संस्कृत का विद्वान था वो माधव विद्यारण्य था, माधव विद्यारण्य था। माधव विद्यारण्य की सहायता से हरिहर और बुक्का नामक दोनों भाइयों ने, माधव विद्यारण्य की सहायता से हरिहर और जो बुक्का था, हरिहर और बुक्का नामक दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए अब हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है, चंद्रमा की परिक्रमा पथ है। तो जो चंद्रमा का जो परिक्रमण का पथ है वो दीर्घ वृत्ताकार है, क्योंकि यह जो होता है गोल होता है, परिक्रमा का जो वर्त होता है वो गोलाकार होता है, गोल गोल घूमता है, इसलिए जो होता है यह दीर्घ वृत्ताकार होता है, दीर्घ वृत्ताकार होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम स्थिति कहलाएगी। यदि चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम स्थिति तो कौन सी स्थिति कहलाती है? एपोजी कहलाती है, एपोजी कहलाती है, एपोजी कहलाती है। चंद्रमा से पृथ्वी की स्थिति क्या कहलाती है? एपोजी कहलाती है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण की परिघटना होती, चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण की जो परिघटना होती है उसे क्या कहते हैं? पूर्णिमा के दिन होती है। अच्छा एक क्वेश्चन और होता है कि हम इसी से क्वेश्चन हम कुछ 2-3 लिंक करेंगे, 2-3 लिंक क्वेश्चन करेंगे
कि चंद्रग्रहण कब होता है। तो चंद्रग्रहण जो होता है हम बात करेंगे। देखिए चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण दो होते हैं, इसमें थोड़ा सा 1 मिनट हमको दीजिए, आपको हम चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण कभी नहीं बोलेंगे ऐसा। देखिए ये सूर्य है, सॉरी 1 मिनट, देखिए हम बता रहे ये मान लीजिए हमारा सूर्य है और ये भी हमारा सूर्य है, आप समझिए ये सूर्य है और ये सूर्य है, ये भी सूर्य है, तो ये भी सूर्य है, ये भी सूर्य है, हमने दो सूर्य बना दिए, सूर्य है। अगर बीच में हम पृथ्वी को ले आए, बीच में हम क्या ले आए, पृथ्वी को, बीच में हम पृथ्वी को लाएं और यहाँ पे हम क्या ले आए, चंद्रमा को, इस तरफ क्या हो गया, चंद्रमा, ये चंद्रमा हो गया, ये चंद्रमा हो गया। तो अब देखिए ये सूर्य तो दोनों का स्थान एक ही, दोनों चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण, सूर्य का स्थान दोनों एक ही होगा। पृथ्वी बीच में आ गई और चंद्रमा यदि बाहर है तो कौन सा क्या होगा, ये चंद्र ग्रहण। यदि चंद्रमा साइड में है तो चंद्र ग्रहण। अब यदि चंद्रमा बीच में आ जाए, यदि चंद्रमा बीच में चला आए और पृथ्वी यहाँ पर चली आए, यदि पृथ्वी यहाँ पर आ जाए तो देखिए चंद्रमा बीच में आ गया तो चंद्र ग्रहण यहाँ से नहीं होगा। अब देखिए साइड में सूर्य ग्रहण है, साइड में सूर्य ग्रहण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण। अब बात याद है कि जो चंद्र ग्रहण होता है वो कब होता है, तो चंद्र ग्रहण जो होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा के दिन, ये पूर्णिमा के दिन होता है। और जो सूर्य ग्रहण होता है ये अमावस्या के दिन होता है। ये कब होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे, जो जो होता है मतलब सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस्या के दिन होता है। वो कब होता है, अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन होता है। चलिए ये आपको पता चल गया होगा कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। अब हम अगली बात करेंगे, क्वेश्चन 19 है जो पृथ्वी का सबसे निकटतम उपग्रह है, पृथ्वी का सबसे निकटतम। तो इसमें बहुत सी कंफ्यूजन होती है कि पृथ्वी का पूछ रहा सबसे निकटतम ग्रह, तो पृथ्वी का सबसे निकटतम उपग्रह, सॉरी, तो पृथ्वी का सबसे निकटतम उपग्रह, उपग्रह तो इसका एक ही है, वो चंद्रमा है, ये हो गई। अच्छा इससे हम और क्वेश्चन लिंक करना चाहते हैं, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है, हम ऑप्शन दिए दे रहे हैं, बुध है, बुध है, पृथ्वी का हम पूछ रहे हैं, बुध है या बृहस्पति है, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं ये बृहस्पति, बृहस्पति हो गया 1 नंबर, 2 नंबर बुध बृहस्पति, और हम लिखे दे रहे हैं शुक्र, लिखे दे रहे हैं शुक्र हो गया 3 नंबर, और चौथा जो हम लिखे दे रहे हैं वो हम लिखे दे रहे हैं अरुण, वो हम लिखे दे रहे हैं अरुण। तो अब हमसे पूछा है कि पृथ्वी का सबसे निकट, सूर्य का नहीं पूछा है, यदि सूर्य का पूछता तो बुध हो जाता है, पृथ्वी का पूछा है तो पृथ्वी के लिए जो होता है, पृथ्वी किसके बीच में होती है, शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह दोनों के बीच में होती है, तो मंगल तो इसमें है नहीं, और तो मंगल नहीं है तो शुक्र हमारा जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है, वो भ्रंशोत्थ जो पर्वत है इसका जो निर्माण होता है वो तनाव बल के द्वारा होता है, तनाव बल के द्वारा होता है। फिर वलन के किस प्रकार में चट्टानों का क्रम ही उलट जाता है, वलन के किस प्रकार में चट्टानों का क्रम ही उलट जाता है, तो अधिक्षिप्तलन, जो है अधिक्षिप्तलन जो होता है उसके कारण चट्टानों का जो क्रम होता है ही पलट जाता है। दूसरा देखिए सूत काटन उद्योग है, सूत काटन जो उद्योग है वो कुटीर उद्योग, सूत जो काटते हैं कपड़े का जो सूत होता है वो सूत काटन जो होता है वो कुटीर उद्योग में आता है। कौन से उद्योग में आता है, वो कुटीर उद्योग में आता है। चलिए अब देखिए कोल जो है चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है, चोल काल जो है, चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है, वो किसकी है, नटराज की, वो किसकी है, नटराज की, वो नटराज की है, वो नटराज की है। वह सुल्तान जिसने कारखानों को, वह सुल्तान जिसने कारखानों को एकता, एकता नाम दिया, तो इल्तुतमिश ने किया। अब इससे हम एक क्वेश्चन और जोड़ेंगे और आप लोग को क्वेश्चन देना होगा कि दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन थी, दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो आप लोग बताएंगे कि जो रजिया इरम थी, रजिया इरम, सॉरी रजिया जो इरम थी, यही जो थी, सॉरी रजिया ये सुल्तान, जो रजिया, रजिया सुल्तान जो थी, रजिया जो सुल्तान थी,
सुल्तान थी, ये दिल्ली की प्रथम शासिका थी, दिल्ली की प्रथम शासिका थी। तो ये हो गया। अब हम क्वेश्चन और एक, ये क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा? तो ये अजमेर है। अच्छा, ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में है, सभी लोग बताएंगे। ये आगरा में है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी बहुत हल्के आते हैं। अब क्वेश्चन ये है 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, कि हिजरी संवत किसने चलाया था? तो अकबर द्वारा हिजरी संवत चला था, अकबर द्वारा हिजरी संवत चला था। अब देख चलिए 27 नंबर पर क्वेश्चन में आएगा, खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है। खानवा का जो युद्ध हुआ उसके लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। अब देखिए जो 28 नंबर का हमारा क्वेश्चन, मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया, तो कहाँ किया गया? वो ताराबाई, सॉरी, किसने किया? तो ताराबाई ने किया। मराठों की स्वतंत्रता के लिए युद्ध किसने किया? ताराबाई ने युद्ध किया था। ताराबाई ये मराठा ही थी, इन्होंने युद्ध किया था। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, जो है हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए पहला फिर से आ गया है, 30 तो हम करा चुके हैं। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को बदलने का अधिकार होता है। सर्वोच्च न्यायालय जो होती है, एक उच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय जो मतलब हम बताना चाहेंगे, देखिए सर्वोच्च न्यायालय वो होता है जो मतलब जिसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, जिसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। मतलब वो एक देश की पूरी कोर्ट्स होती है, वहाँ पर मतलब मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। जो हाई कोर्ट होती है, हाई कोर्ट मतलब राज्य वाइज होती है, वो क्या होती है? राज्य वाइज होती है। तो ये हाई कोर्ट होती है, पर सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले का बदलने का अधिकार होता है। वो फैसला बदल भी सकती है। बहुत से आपने फैसला सुना होगा कि हाई कोर्ट ने बदल दिया कि अगले दिन सुनवाई होगी, तो इस तरह से होता है। पर जो हाई कोर्ट्स होती हैं उसमें बदलना नहीं जाता, यदि जिस दिन समय हो गया है उसी दिन वो कार्य किया जाता है। चलिए अब हम 2 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक अ, विवाद का विषय रहा? तो कौन सा मौलिक अधिकार? तो जो संपत्ति का अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार था वो सबसे ज़्यादा विवादित रहा। संपत्ति का जो था वो सबसे ज़्यादा विवादित रहा। चलिए 3 नंबर का देखिए, वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है, वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है, वो क्या कहलाता है? संतुलित बजट। वो क्या कहलाता है? संतुलित बजट कहलाता है। वह बजट वह बजट जिसमें वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है, क्या कहलाता है? संतुलित बजट। बजट, संतुलित बजट। अब हम अगला बात करेंगे कि चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, कि दामोदर घाटी परियोजना से संबंधित है। तो दामोदर जो घाटी परियोजना है, इससे कौन से राज्य संबंधित हैं? तो एक बिहार और एक पश्चिम बंगाल। चलिए अब इससे हम फिर क्वेश्चन एक रिलेट करेंगे, क्योंकि अब बिहार की राजधानी क्या है बताइए? बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी है पटना। कहाँ है? पटना। चलिए पश्चिम बंगाल की राजधानी बताइए? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। क्या है? कोलकाता। अच्छा चलिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का नाम बताइए? ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। चलिए एक क्वेश्चन हम और इससे ही रिलेट कर दे रहे हैं, पश्चिम बंगाल से ही। पश्चिम बंगाल जो कोलकाता है, ये किस नदी के किनारे बसा है? कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है। तो हुगली नदी। कौन सी नदी है? हुगली नदी। तो एक एक क्वेश्चन से एक एक क्वेश्चन आप जोड़ते चलिए, एक एक क्वेश्चन से आप क्वेश्चन जोड़ते चलिए। मैं आशा करता हूँ आप बेशक याद हो जाएंगे क्वेश्चंस। हुगली नदी। चलिए अब 6 महीने, 5वां क्वेश्चन, 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है, कहाँ होता है? उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव व्रत पर होता है। उत्तरी व, अब देखिए जो हमारा इंडिया का मैप कुछ ऐसे ऐसे हम बना दे रहे हैं, मान लिया खूब अच्छा नहीं बन रहा है, पर थोड़ी समझने की कोशिश करिएगा। ये ऐसे है इंडिया का मैप, हम थोड़ा सा और सही बनाएंगे। इंडिया का जो मैप है हम थोड़ा इस तरह से बनाएंगे। ये है, मान लिया ये है, इंडिया है। तो जो होता है इस साइड क्या होता है? ऊपर उत्तर होता है। ऊपर क्या होता है? उत्तरी ध्रुव। नीचे का होता है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। ये क्या हो गया? दक्षिणी ध्रुव। ये दक्षिणी। इस तरफ क्या होता है? पूर्वी पूरब होता है। इस तरफ क्या होता है? पश्चिम। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है।
बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, अब पूरब, ये पश्चिम। चलिए अच्छा, हाँ एक और क्वेश्चन, ये मान लिया इंडिया है, इसके इसी के बगल ये हाँ पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान जो ये है, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर की लाइन को क्या नाम है? इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर की लाइन का क्या नाम है? तो इसका जो नाम है, अब देखिए हम इसको एक याद करने का तरीका भी बता दे रहे हैं, जिसे कहते हैं ट्रिक, जिसे कहते हैं ट्रिक। आप कभी नहीं बोलेंगे जीवन में, ये मेरा वादा है। इंडिया पाकिस्तान में युद्ध बहुत होते हैं, कहिए युद्ध होते हैं, युद्ध होते हैं। तो जब युद्ध होते हैं तो युद्ध में क्या होता है? युद्ध में मतलब ब्लड, जब युद्ध होगा तो खून भी निकलेगा। तो खून से हम क्या कह देंगे कि इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध होता है, इसलिए इसके बीच की रेखा को हम रेड क्लिफ कहेंगे, क्लिफ रेड क्लिफ लाइन कहेंगे। इसके बीच की लाइन को हम क्या कहेंगे? रेड क्लिफ लाइन। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीन ओर से घिरा हुआ पृथ्वी का भाग कहलाता है। तो जो तीन ओर से घिरा होता है पृथ्वी का भाग, वही क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। तीन ओर से घिरा हुआ, तीन ओर से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। चलिए सातवां क्वेश्चन देखिए, सॉरी सातवां जो क्वेश्चन है हमारा, कंफ्यूजन हो गई थोड़ी। सातवां जो क्वेश्चन है, मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी है। मूंगफली की खेती के लिए जो सबसे ज़्यादा उपयोगी मिट्टी है वो काली मिट्टी। मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी। मूंगफली की खेती, मूंगफली की खेती आप सबको पता है, काली मिट्टी, याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आठवां नंबर देखिए, सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। तो कौन सा सागर है? मृत सागर सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमेजन, अमेजन में किस सूफी, सॉरी कंफ्यूज हो गए हैं, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन है, महमूद महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत में कौन आया? भोपाल का नंबर, चलिए देखिए, ये 9 नंबर क्वेश्चन है, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अलबरूनी ने किस, ये देखिए किस ग्रंथ की रचना की थी? तो अलबरूनी जो आया था किस ग्रंथ की रचना की थी? शाहनामा। किस ग्रंथ की रचना की थी? शाहनामा की रचना महमूद गजनवी के समय जो अलबरूनी आया था उसने शाहनामा की रचना की थी। अब क्वेश्चन दूसरा ये उठता है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश में, दिल्ली जो सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? तो तथाकथित दास वंश, जो दास वंश में जो था, आप ये कथा तथाकथित छोड़िए, ये गलत हो गया है थोड़ा, ये दास जो वंश था इसमें सबसे अधिक शासक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि 12 नंबर का है, प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है, प्रयाग जो प्रशस्ति है अभी हमने अगले वीडियोस में बताया था आप लोगों को कि समुद्रगुप्त से, किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है कि तुगलक जो है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो सभी लोग जानते होंगे गयासुद्दीन तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक। फिर 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम था, तो हिंदू राज्य का जो निर्माण हुआ तुगलक वंश में वो विजयनगर था। अभी हमने बताया विजयनगर की जो स्थापना की हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। अब 15 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है कि चीनी यात्री हेनसोंग किस उद्देश्य से भारत आया था? तो देखिए हर जो विदेशी आता था उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता था। तो जो अलबरूनी आया था उसका जो मुख्य उद्देश्य था, बौद्ध धर्म जो ग्रंथों की प्रतियां थी, बौद्ध धर्म जो था बहुत प्रचलित था उस समय बौद्ध धर्म, तो उसकी जो प्रतियां थी, मतलब फोटो कॉपी,
के लिए आया था कि हम कुछ इसका जो लिखा है जैसे जातक कथा वथा थी, तो उससे मतलब कुछ इसकी जो कॉपी थी कॉपी कर वो चाहता था। तो अब चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन ये है हमारा कि दक्षिण पठार भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं, तो किसके बने हैं? आग्नेय शिलाओं के। किसके बने हैं? आग्नेय शिल के। आग्नेय शिल के। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व के 7 आश्चर्यजनक इमारतों में हिंदुस्तान का कौन सा, कह सकते हो विश्व के, हम बता दें विश्व के 7 आश्चर्यजनक इमारतों में हिंदुस्तान जो है हमारा, हिंदुस्तान की किस प्रसिद्ध, कह सकते हो प्रसिद्ध इमारत शामिल है? प्रसिद्ध इमारत जो है, प्रसिद्ध हम यहाँ पे लिखेंगे प्रसिद्ध इमारत शामिल है, तो उसमें जो आ जाएगा वो ताजमहल आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? ताजमहल आ जाएगा। चलिए अगली बात हम करते हैं। 18 नंबर है कि पार्वती क्षेत्रों, सॉरी, पर पर्वतीय जो होते हैं, पर्वतीय यहाँ पे या लगाना हो, सॉरी मिसप्रिंट हो गया, पर्वतीय यहाँ पे कर दीजिए। पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी को कहते हैं। जो सकरी और गहरी घाटी होती है उसको क्या कहते हैं? गार्ज। उसको कहते हैं गार्ज। उसको कहते हैं गार्ज। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि पूर्णिमा में अमावस्या तक पखवाड़े को कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष कहते हैं। उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गोल पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जो गोल होता है पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है क्रोड। उसको क्या कहा जाता है? क्रोड कहा जाता है। और हमारा 21 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है। तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है वो 21% होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% होती है। अच्छा, अब यहीं पे हम एक क्वेश्चन और डालेंगे कि हमारा जो पेड़ पौधे होते हैं वो दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो क्वेश्चन है मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो दिन में जो छोड़ते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अच्छा, अब यहीं पे क्वेश्चन ये भी बदल जाता है कि पेड़ पौधे रातों को कौन सी गैस मतलब छोड़ते हैं? तो रातों को जो छोड़ते हैं, सॉरी हमने थोड़ी गलती कर दी, हम फिर से बताना चाहेंगे कि जो पेड़ पौधे हैं वो दिन में जो होता है ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दिन में क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। और रात को छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे, ये पेड़ पौधे की बात हो रही है, यहाँ पे पेड़ पौधों की बात हो रही है। जो दिन में छोड़ते हैं ऑक्सीजन और रात को छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, जो मनुष्य होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड दिन में भी छोड़ता है और रात में भी छोड़ता है। तो ये चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम बताने की कोशिश करेंगे। 22 नंबर है कि हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। हमारे मूल जो संविधान था उसमें 12 अनुसूचियां, कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। 13 नंबर, सॉरी 23 नंबर का जो क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति हमने बताया था कि लिखने का जो कार्यभार था वो किसका, उसका अध्यक्ष कौन था? तो लिखने के जो कार्यभार थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इनके बारे में हम काफ़ी, मैंने पहली वीडियोस बनाई है, आप जा कर के हमारी प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। काफ़ी विधिवत हमने इनके बारे में बताया है। चलिए अब हम 24 नंबर का, मतलब अजंता में गुफाओं की संख्या, अजंता में गुफाओं की जो संख्या है वो 30 है। अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है? 30 है। अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है? 30 है। अब हम 25 नंबर की क्वेश्चन करेंगे कि बिंदुसार की मृत्यु के समय, ध्यान देना, बिंदुसार जो थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? तो ये तक्षशिला का वायसराय था। किसका वायसराय थे? तक्षशिला का वायसराय था। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन है कि किस सम्राट के शासनकाल में हूणों ने प्रथम बार आक्रमण किया था? तो कुमारगुप्त के समय हूणों ने प्रथम बार आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन हो गया। 27 नंबर है कि सबसे पहले भारत कौन आया था? सबसे पहले भारत कौन आया था? मेगस्थनी सबसे पहले भारत आया था। और जो लास्ट क्वेश्चन है आज इसका कि हर्षचरित के रचयिता थे, हर्षचरित के जो रचयिता थे वो बाणभट्ट थे। हर्षचरित के जो रचयिता थे वो बाणभट्ट थे। बाणभट्ट हर्षचरित के रचयिता थे। हर्षचरित के रचयिता थे। ये क्वेश्चन था
और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियोस और बनाई है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। या मैं अभी ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है इससे मैं एक वीडियो शायद, सॉरी, एक वीडियो शायद मैं और लाऊं, एक वीडियो जो है मैं और लाऊं। तो एक वीडियो लाएंगे, जैसा हुआ आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसी है, अच्छी है या ख़राब। आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसका जो टारगेट है वो 1000 लाइकों का टारगेट है, और आप ही मेरे दोस्तों के द्वारा पूरी होगी, और इसको पूरा करिए जल्द से जल्द। ये मैं कुछ कह नहीं रहा, आप अपने दोस्त के लिए करिए कि मैं और बेहतर अच्छे से अच्छा मतलब नोट्स तैयार करने की कोशिश करूं, कि जिससे आप लोगों को सहायता मिल सके। जय हिंद, जय भारत।